स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 3 नए न्यायाधीशों रंजन शर्मा, बिपिन चंद्र नेगी, राकेश कैंथला ने आज शपथ ले ली। राजभवन के दरबार हॉल में न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम सुक्खू, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, डीजीपी संजय कुंडू समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। तो 3 नए न्यायाधीशों ने आज शपथ ली है और इन 3 नए न्यायाधीश जो हैं उनमें एक रंजन शर्मा है, दूसरे हैं न्यायाधीश विपिन चंद्र और तीसरे हैं न्यायाधीश राकेश कैंथला। तो न्यायाधीश रंजन शर्मा, न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी और न्यायाधीश राकेश कैंथला ने आज शपथ ग्रहण समारोह में आज वो शामिल हुए और इन तीनों ने आज शपथ ली। राजभवन के दरबार हॉल में न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और इस बहुत ही खास मौके पर सीएम सुक्खू यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे और साथ ही कैबिनेट मंत्री भी थे। उनमें हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, इनका नाम शामिल है और इन सब के अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। और इस आयोजन में इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, डीजीपी संजय कुंडू समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। पटन से खबर यह है कि जंगम कैंप के पास लावारिस बैग मिला है। यातायात अस्थायी रूप से वहां पर सस्पेंड कर दी गई है, उसे रोक दी गई है। बॉम्ब स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार अब उस बैग को समझने की कोशिश होगी, उस बैग के अंदर क्या है। किसी ने महज शरारत की है या फिर वाकई एक बहुत बड़ा वो थ्रेट है। तो पटन से ये बड़ी खबर है और पटन से खबर के मुताबिक जंगम कैंप के पास लावारिस बैग मिला है और इस लावारिस बैग के मिलते ही इसके बारे में सुनते और जानते ही वहां एक सनसनी सी फैल गई है और एहतियात का तकाजा भी है कि उसे जांचा जाए, परखा जाए। तो इसीलिए वहां पर ट्रैफिक को फिलहाल रोका गया है। आप देख सकते हैं कितनी लंबा या काफिला गाड़ियों का वहां रुका हुआ था, ट्रैफिक रुकी हुई है और अस्थायी रूप से ट्रैफिक को अभी रोका गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो उस मौके पर पहुंच चुकी है और वो उसका जायजा ले रही है। हमारे साथ मुनीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने बॉम्ब की छानबीन शुरू कर दी है या उस बैग की छानबीन शुरू कर दी है? जी, सुबह सवेरे 9:30 बजे ये मामला सामने आया है और देखिए विशाल, सुबह 9:15 बजे ये मामला सामने आया है जब श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पे ये सस्पिशियस जो ऑब्जेक्ट है यहाँ मिला है और जब पेट्रोलिंग पार्टी आर्मी कर रहे थे तो उस दौरान ये फ्लाईओवर है और यहाँ पे आर्मी का कैंप भी नजदीक ही है और उस दौरान जब सर्च हुई है और अभी यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया है। पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पे ये हाईवे है, ये जंगम है, इसी मुकाम पे ये जो मुश्तबा शय मिली है और यहाँ पे सारा ट्रैफिक जो है उसको रोक दिया गया है और इस जानिब भी दोनों अतराफ ये इस साइड में ये दिखाएंगे और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है सस्पिशियस ऑब्जेक्ट जो है मुश्तबा शय और यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उन्होंने वो सर्च कर रहे हैं इस क्या कुछ है इसके अंदर। और फिलहाल ट्रैफिक जो है दोनों अतराफ जो रुका हुआ है और इसमें जो दीगर रूट्स जो है वहां पे ये ट्रैफिक जो है डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल आर्मी है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो यहाँ पे काफी तादाद में मौजूद है और इस बारे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि क्या कुछ इस बैग में छुपा हुआ है। वो अब आने वाला वक्त ही बकाया है क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो लाया गया है, वो इसमें सर्च कर रहे हैं इस बैग के अंदर क्या है और अब देखना है आगे चलकर क्या कुछ इस बैग से हासिल होगा। तो इस वक्त मुनीर, मेरा ये सवाल है कि लगभग कितनी देर से ये ट्रैफिक का जो है वो रुकी हुई है और ट्रैफिक का नक्ल हमल
क्या अंदाजा है कितनी देर में शुरू हो सकता है? क्या बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड उस बॉम्ब को वहां पर ही पहले उसे अगर उसमें बॉम्ब है तो उसे निष्क्रिय करने की कोशिश करेगा, या फिर उसे पहले वहां से कहीं दूर शिफ्ट करने की कोशिश होगी? क्या प्रोसेस आमतौर से होता है और ट्रैफिक का कितनी देर में बहाल हो सकती है? देखिए विशाल, इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो यहाँ पे लाया गया है। अभी वो सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे यहीं पे ये तस्वीर जो है मैं इस जानिब दिखाने जा रहा हूँ। ये जो है ये तस्वीर है, यहाँ पे ये सारा कुछ मामला हो रहा है, सर्च हो रही है। अभी ट्रैफिक जो है जो इस दोनों अतराफ, ये जो जगह है दोनों अतराफ से जो ट्रैफिक के रूट्स है वहाँ पे, यानी छोटे छोटे रास्ते जो है वहाँ से ट्रैफिक को फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। और फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगी, जब तक ना बम डिस्पोजल स्क्वाड अपनी सिग्नल देंगे और उस बैग में के अंदर क्या है और उसके बाद उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और ये आने वाले वक्त ही पता है। फिलहाल इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितना वक्त इसमें लग जाएगा। जी विशाल। मुनीर, एक आखिरी सवाल कि कितनी देर पहले ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंचा है और बैग को कितनी देर पहले नोटिस किया गया था? देखिए विशाल, सुबह सवेरे से जिस तरह पेट्रोलिंग पार्टी होती है, आर्मी है, सीआरपीएफ होती है और एसएसबी की जो सुबह सवेरे ये पेट्रोलिंग करते हैं, और पौने 8:30 बजे से पौने 9 बजे के दरमियान ये बैग जो है फ्लाईओवर जो यहाँ पे जंगम के मुकाम पे है और इसी के मुत्तसिल एक आर्मी का कैंप भी है और इसी फ्लाईओवर के नज़दीक ये फ्लाईओवर पर ये बैग मिला है। और उसके बाद करीबन अभी भी यानी 10 मिनट के पहले यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको तलब किया गया। पहले आर्मी है, पुलिस है, ये पहले सर्च कर रही थी कि आया इस बैग में क्या है। जब ये मुश्तबा लगा तो उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया है और अभी सर्च चल रही है। अभी देखना है कि इसके अंदर क्या कुछ होगा। जी विशाल। मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। आप हालात पर नजर बनाए रखें। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, गाड़ियों की लंबी कतार है और ये सिर्फ इसलिए है कि या तो उन्हें छोटे रास्तों से डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें मजबूरन रुकना पड़ रहा है, चूंकि उस मकाम पर आगे जो है वहां पर एक बैग मिला है जो सस्पिशियस है, संदिग्ध है, और उस बैग में या किसी की शरारत सिर्फ है या फिर वो बहुत बड़ा कोई थ्रेट हो सकता है। इसको जांचने परखने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंच चुका है और इसीलिए उसके दोनों तरफ जो है सड़कों पर जो यातायात है उसे रोक दिया गया है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है अपडेट हम लेते रहेंगे अपने रिपोर्टर मुनीर हुसैन हुर्रा से, जो इस वक्त वहां स्पॉट पर ही मौजूद है। मुनीर, आपके पास दोबारा लौटेंगे, फिलहाल रुख करते हैं कुछ और दूसरी खबर का। यहां पर एक अहम खबर यहां पर आपको यह बता रहे कि लापता सेना के जवान की तलाश जारी है। स्थानीय लोग भी तलाशी मुहिम में जुटे हुए हैं। जी हां, जिस तरह से आपको हमने पहले भी बताया था कि परिवार ने हालांकि अपहरण का दावा किया है और 29 जुलाई को ही लापता हुए थे जावेद वानी। प्राणहाल गांव के पास उनकी गाड़ी मिली है और यह भी बताया जा रहा है कि गाड़ी के साथ साथ उनके चप्पल वहां पर पड़े हैं और शायद कुछ खून के धब्बे हैं, जैसा हमारे रिपोर्टर ने बताया था। ये सारी चीजें मिलकर के एक काफी जो है सस्पिशियस पूरी कहानी को बना देते हैं। लेकिन 29 जुलाई से ही जावेद वानी लापता है। उनके घर वालों का कहना है कि उनकी किडनैपिंग की गई है। अब तक सुराग क्या कुछ मिला, क्या कुछ ठोस जानकारी मिली, इन सवालों के साथ हम रुख करेंगे अपने संवाददाता जहूर का, जो हमारे साथ मौजूद हैं कुलगाम से। जहूर, क्या अपडेट है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम मौजूद हैं अशथल कुलगाम में और ये पीछे आप ये देख रहे हैं ये जावेद अहमद वानी का घर है और यहाँ हर एक आंख नम है, आहोजारी है, मातम जैसा माहौल है और पूरी आबादी यहाँ जो है वो सिमट गई है। आप ये देख सकते हैं मनाजिर, मैं कैमरामैन से मैं कहूँगा ये देखिए, यहाँ ख्वातीन, बुजुर्ग, बच्चे और जो भी नौजवान हैं। लेकिन उससे पहले मैं कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा, ये पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो ऑलरेडी तलाशी कार्रवाई, जो तलाशी मुहिम है वो जारी रखे हुए हैं। कुछ मनाजिर ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम। ये आप देख सकते हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का कड़ा पहरा और ऐसे में सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो बिल्कुल जारी है। और इसके अलावा जो है हम जावेद अहमद वानी के घर में हैं, ये आप देख सकते हैं मनाजिर, बिल्कुल तस्वीरों की ज़बानी। और इसके अलावा विशाल में हम आपको बताऊं कि ये जावेद अहमद वानी का घर है जहां हम कल भी दिन भर रिपोर्टिंग करते रहे और
आपने खुद भी बताया 29 जुलाई के बाद जो है वो लापता है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ जो है अगेन हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मैं कैमरामैन से कहूँ ये थोड़ा दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ख्वातीन जो हैं बिल्कुल हर आंख नम है और इनकी फैमिली जो है अभी भी अपील कर रहे हैं, उनकी वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल तस्वीरों की ज़ुबानी। और अब दूसरा तीसरा दिन हो गया है, जैसा कि कल भी हमने बात की थी कुछ लोगों से और आज भी यकीनी तौर पे कुछ और लोगों से ही बात करेंगे। असदुल्ला साहब, चूंकि अब दूसरा तीसरा 29 जुलाई को जो है मिसिंग है, तो तब से उनका कोई अता पता नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में काफ़ी मातम का माहौल है यहाँ पे, हर आंख नम है और पूरा गांव उमड़ पड़ा है। कल भी आप लोगों ने दिन भर तलाश की उसकी, क्या कहना चाहेंगे? आज क्या प्लान है आपका और अभी क्या सिचुएशन है? मेरा नाम असदुल्ला वानी है। जब से ये वाक़ा हुआ है तब से इस वक्त हम यही बयान देते हैं, हाथ जोड़ कर बयान देते हैं कि अगर कहीं पता है कि उसको छोड़ दो जावेद अहमद साहब को। हम फौज और पुलिस के बहुत ही शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें तलाश में बहुत मदद दिया। हमने अपना लोकल तलाश भी कल 2 बजे से शुरू किया, इस वक्त भी तलाश जारी है। हम हर किसी से गुजारिश करते हैं अगर किसी को इस बारे में अता पता है, माँ भी इस इंतज़ार में है कि बेटा आएगा, बाप इंतज़ार में है बेटा आएगा, बहन इंतज़ार में है भाई आएगा। सभी आज देखो लोगों का आना बाना इतना तांता है लोगों का, आज तक ऐसा तांता कहीं देखा नहीं है। ये उस जावेद अहमद की नेक सलूक का नतीजा है कि जिसके कारण से हर एक यहाँ आता है। हज़ारों में लोग कल शाम से इस वक्त यहाँ आए गए। हम उनसे हाथ जोड़कर फिर गुजारिश करते हैं और फौज से भी पुलिस से भी गुजारिश करते हैं आपको जितना भी हो सके हमें इस तलाश में मदद करें ताकि अल्लाह ताला के फजल करम से जावेद अहमद सही सलामत घर पहुँचे। बिल्कुल। और विशाल, आपने देखा असदुल्ला वानी यहाँ के इज़्ज़त शहरी, और कुल मिलाकर हमने ये भी कल कोशिश की थी कि यहाँ लोगों से बात करें। हालांकि अहले खाना जो है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों की ज़बानी, बिल्कुल हर आंख नम है यहाँ पे। तो और एक बार कोशिश करेंगे ये कि इनसे दोबारा बात करें हम। तो इनसे इनकी जो सिस्टर हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करने की, विशाल इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या अता पता शु वन तो मतलब कस दो गई वन तो क्या दलील? यव काल गुमुत आज दोयम त्रेयम दो कहीं पाई मेहरबानी कर अपील कर कस वो मे दम गोमुत लास्ट लज करे तमिस कत अहन तम कोर मे ओड़े फोन दोपन कॉकरस थी तलिन दित पत दित मे तथ फकर वकर पत कोरस मे योड़े 5-10 मिनट बाद मिस भयो ऐ एक्सकर्शन गसन दोपन ना मिस तेल दोपन हो मिस तेल कर बा थोड़ा रस पे दोन मे गसन ड्यूटी बस ती पाई बी दोपन चाच थस कर बस तम पत युस फोन वगैरह ना पत कोर कम तम फोन तथ दार वार यल अस त करे पत तत स्विच बंद युस तम सुन फोन तथ कोर तय कॉल स्विच बंद तन पड़ान छु यल के वन क्या छु तय यसान अपील करन अपील अस त्रन भाई निस छु ब कर तिमन खोरन था ब छला खोर स आब चम मगर बाइस और बिल्कुल विशाल, आपने देखा कि काफी जज्बाती मनाजिर है यहाँ पे। हम कल से ही रिपोर्ट कर रहे हैं इस इलाके को। जरूर क्या कहा उनके सिस्टर ने, चूंकि वो कश्मीरी जुबान में शायद बात कर रही थी, हमारे तमाम दर्शक उसे समझ नहीं पाए होंगे। अगर आप बताना जरूरी समझिए तो बताएं। जी बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स के लिए ये है कि इनकी सिस्टर का कहना है कि लास्ट कॉल उनकी गई और तब उनने कहा कि कुछ जो है पकाना है, उसके बाद उनको ड्यूटी पे जाना था और कल उनको ड्यूटी पे वापस जो है ज्वाइन करना था। इन्होंने कहा कि लास्ट कॉल जब हमने की तो उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं, जो गाड़ी थी उनके दरवाजे खिड़कियां वगैरह जो थे वो खुले थे और उसके बाद
उन्होंने दोबारा कॉल उस नंबर पे की तो नंबर जो था वो तब से स्विच ऑफ आ रहा है। उस नंबर का कोई अता पता नहीं और जावेद का भी कोई अता पता नहीं है अभी तक। हालांकि यहाँ के मकामी लोगों ने जो है तलाश भी उसकी जारी की और शुरू की, लेकिन यकीनी तौर पे आप ये देख सकते हैं, दोबारा मैं कैमरामैन से मैं कहूँगा, ये आप देख सकते हैं जज्बाती मनाजिर हैं, हर आँख नम है। और इन अहल खाना का यही कहना है कि इनकी अपील है कि वो जहाँ पे भी हैं वो सेहत व सलामत जो है वापस आए और कोशिश ये करे कि जो है जावेद अपने अहल खाना को दोबारा ज्वाइन करे। और विशाल, क्योंकि इनकी मदर भी से भी हमने कल बात की थी, इनकी सिस्टर ये उस मतलब मैं पोजीशन में नहीं है कि हमसे बात करें, लेकिन हमने कोशिश की कि यहाँ के जो मकीन हैं उनसे बात करें। और इनकी सिस्टर ने भी जो है कश्मीरी में चूंकि अभी एक अपील की कि जहाँ पे भी हैं वो वापस लौट आए। और इन्होंने ये कहा कि ये दोबारा हैंड फोल्डेड अपील करती है उन लोगों को जिनके पास अगर वो हैं, इनको शक व शुबा है कि शायद वो कहीं पे हैं, वो उसको अगवा किया गया है, तो इनका यही कहना है कि दोबारा उनसे अपील की जाती है कि वो बसें तो सलामत जो है जावेद अहमद वानी को अपने घर जो है उसको वापस भेजें। और चूंकि अब तीसरा दिन है विशाल, हमने कल परसों पे भी देखा 29 तारीख का, जैसे कि आपने खुद भी बताया, 29 तारीख 8 सवा 8 के करीब, उसके बाद मगरिब नमाज और मगरिब नमाज के फौरन बाद जो है उनका मिसिंग होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है न सिर्फ यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, क्योंकि हमने सुबह से भी देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कई टुकड़ियाँ यहाँ आ रही है, सर्च जो है बदस्तूर जारी है, उसके अलावा जो पूछताछ है लोगों से वो भी जारी है और जो भी उनसे बंद पड़ा है वो कर रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ आसपास के इलाके। हमने कल भी दिखाया विशाल, ये आप देख सकते हैं दोबारा ये जंगलाती इलाका है। मैंने कल भी बताया आपको कि ये पीर पंचाल रेंज का इलाका है। यहाँ से एक विलेज है गुदर लाइसू और उसके फौरन बाद जो है उसके आगे का इलाका जो है वो पीर पंचाल रेंज का है। और पीर पंचाल रेंज के बाद जो है ये रास्ता जम्मू रीजन को जाता है, रामबन रीजन को जाता है। लेकिन इसके इर्द गिर्द हमने देखा कि नाला वेशो का गुजर है और कल भी हमने बताया कि ये एक आइलैंड है। 2014 में ये इलाका काफ़ी मुतासिर हुआ था, सैलाब की अगर हम बात करें तो सैलाब में भी काफ़ी ये मुतासिर हो गया था और यकीनी तौर पे हमने 2014 में भी इस इलाके को रिपोर्ट किया। उस दिन भी हमने ये दिखाया कि इस इलाके में काफ़ी सैलाब था और यहाँ काफ़ी घर मुतासिर हो गए थे। लेकिन अहल खाना ये मुतालबा कर रहा है कि जावेद जो हैं बस है तो सलामत घर वापस आए, घर लौट आए। और विशाल, हम कुछ और मनाजिर दिखाने की कोशिश करेंगे, कैमरामैन से मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने कहा आपको यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वक्तन पर वक्तन आ रही हैं, वो अपनी प्रेजेंस दिखा रही हैं। सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक है वो बिल्कुल उस हिसाब से सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। और हम इस इलाके की बिल्कुल जरूर आपसे गुजारिश यही है कि आप इस पर नजर रखें, अपडेट्स पर नजर रखें। हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल एक और अहम खबर है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो अब तक फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल पाया है जावेद वानी को लेकर के जावेद को अगर किडनैप किया है तो किसने किडनैप किया है, किडनैप किया गया है जावेद को, यह कहना है उनके घर वालों का। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें खदशा है कि जावेद का किडनैपिंग हुई है। हालांकि इस बारे में कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि दरअसल जावेद इस वक्त है कहां, उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन यह जरूर है कि 29 जुलाई की रात से यानी कि देर शाम से जावेद लापता है। आज तीसरा दिन है, घर वाले परेशान हो रहे हैं, आस पड़ोस के लोग घर में जमा हैं और सबकी एक ही उम्मीद है अगर किसी ने किडनैप किया है तो उसे वापस कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी, सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन, कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत, चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स, बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश, भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका।
कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। टमाटर, सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी। किसानों की देखी जा रही है खुशी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज एजेंसी के आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग की घटना हुई है। एक एएसआई सहित 4 यात्रियों की मौत हो गई है। ट्रेन को बोरीवली में रोका गया। रेलवे पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। गुजरात से मुंबई आ रही थी ट्रेन। ये ट्रेन गुजरात से मुंबई आ रही थी। बताया जा रहा है कि इस चलती ट्रेन में दहीसर के करीब फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में एक एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 3 यात्री यानी कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ी घटना घटी है यहां पर। और ये ट्रेन जो है ये जयपुर एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नाम था जयपुर एक्सप्रेस, जो गुजरात से मुंबई आ रही थी। और मुंबई के पास ये घटना घटी है। मुंबई से करीब जो एक स्टेशन है दहीसर से करीब में। तो जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग की घटना घटी है। एक एएसआई सहित 4 यात्री की मौत हो गई है। ट्रेन को बोरीवली में रोका गया है। रेलवे पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। गुजरात से मुंबई आ रही थी ट्रेन, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि आरोपी कौन है, किसने फायरिंग की, ये आरोपी जो भी है उसने फायरिंग क्यों की, ये काफी अहम सवाल है। और उसने किस तरह से फायरिंग की, क्या हुआ होगा कि एक एएसआई की मौत हो गई और 3 यात्री भी है, वो भी उन्होंने भी अपनी जानें गंवाई। तो काफी बड़ा ये अपने आप एक सवाल है। आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं, जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों के इंजरी की खबर आई है। पीपल हु हैव बीन शॉट, वन ऑफ देम इज एन आरपीएफ एएसआई और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है, उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहाँ पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुँच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं। और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुँचाया। नाम है प्रांशु पांडे। क्या हुआ था, क्या ये अपने को मालूम नहीं है। हम लोग इसके रात को हुआ था घटना, और हम लोग को मालूम नहीं है अभी। अटेंडेंट है। कौन से इसमें कोच में थे? मेरा कोच है B1। ये B5 में हुआ है। ये B5 में हुआ है। जब घटना हुई तो कुछ आवाज आई थी? ये हम लोगों को तो नहीं आई भी। पर लोग बात बता रहे, पैसेंजर लोग बता रहे थे, आवाज बहुत चली, सब लोग बता रहे। होने के बाद फिर आपको कैसे मालूम पड़ा क्या हो गया, कैसे अपना बॉडी पड़ी थी पेंट्री कार्ड में। पेंट्री कार्ड में बॉडी पड़ी थी, इसलिए हमको मालूम हो गया था हम लोगों को। तो यहाँ फिर क्या बताया गया आपको, क्या हुआ है, आपको क्या बताया गया जब गाड़ी रुकी? तो फिर बाद में क्या मालूम? अब हमको यही हो गया, कुछ नहीं बताया गया हमको, हम लोगों को बस हमको लोग यही देख कर हम लोग बस यही सब। तो आप लोग तो अटेंडेंट है, तो आप लोग तो जाते होंगे ना, B5 में भी जाते। और अमित रायमा से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीनियर एसोसिएट। अमित, हुआ क्या दरअसल? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ? और पैंट्री में बॉडी मिली, इसका मतलब क्या पैंट्री में किसी सामान को, खाने पीने के सामान को लेकर कोई बगझक हुई, कोई जोर आजमाइश हुई? चूंकि एक एसआई भी मारे जाते हैं और 3 और लोगों के बारे में बताया जाए कि जख्मी है, शायद उनकी जानें अब नहीं बची हैं। देखिए, जयपुर मुंबई ट्रेन थी। बलसाड़ स्टेशन आते आते पहली फायरिंग होती है, उसके बाद आगे आते आते कुछ स्टेशनों पे और भी फायरिंग होती है। ये जिसने फायरिंग की उसका नाम है चेतन सिंह। ये एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आरपीएफ में। इसने अपने दूसरे सहयोगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है टीकाराम, उस पे पहले गोली चलाई। बताया जा रहा है दोनों के में किसी चीज को लेकर वाद विवाद हुआ, बात हाथापाई तक आ गई थी। उसके बाद इसने जो है उस पर गोली चलाई। गोली चलाने के बाद जो है इसने पैसेंजर्स पे भी गोली चलाई और ये वारदात B5 जो एसी का डब्बा होता है उसमें ये वारदात घटी है। हमारे पास आरोपी के विजुअल और फोटोग्राफ भी आ चुके हैं सामने। उसके बाद जो विक्टिम जो डेथ हुई है जिसकी एएसआई की, उसके फोटोग्राफ भी सामने आ गए हैं और डेड बॉडी के विजुअल भी सामने आ गए हैं। डेड बॉडी को जो है नजदीकी जो शताब्दी हॉस्पिटल है उस पे पोस्टमार्टम और दूसरी प्रक्रियाओं के लिए वहां भेज दिया गया है। आरोपी को जो है यहाँ पे बोरीवली आरपीएफ पुलिस चौकी में रखा गया है, जहां पर खुद रेलवे पुलिस कमिश्नर जो है रविंद्र शिशुए वो वहां मौजूद है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी टीम जो ये गाड़ी आई है जयपुर मुंबई, वो बॉम्बे सेंट्रल उसका आखिरी स्टॉप था, वहां पे ट्रेन खड़ी है। वहां पे जो दूसरी टीम है वो पूछताछ कर रही है, जो लोग उसमें सफर कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ। बताया जा रहा है 6 बजे
6:01 पे जो है कॉल जो है रेलवे कंट्रोल रूम को आया था। उसके बाद ये आरोपी ने आरोप को अंजाम देने के बाद दहिसर में ट्रेन की चेन को खींचकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसी समय जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जो जानकारी करके सामने आ रही पूछताछ में, हालांकि सूत्रों के हवाले से आधिकारिक रूप में भी किसी ने कहा नहीं है, बताया जा रहा है कि इसका ट्रांसफर जो है गुजरात से मुंबई हुआ था। इसी को लेकर नाराज चल रहा था, परिवार में भी किसी चीज को लेकर तनातनी चल रही थी और सबसे बड़ी बात है कि मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था। हालांकि जानकारी सूत्रों के हवाले से आधिकारिक रूप से अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है। अब यह बताया जा रहा है कि 3 बजे के बाद जो है आरोपी को बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद जो रिमांड कॉपी अंदर पेश की जाएगी कि पूछताछ में क्या क्या चीजें निकल सामने आई है, तब जो है असली वजह अगर पता चलती है पुलिस को तो वो बात वो कोर्ट में रखेंगे ताकि आगे की रिमांड जो मिल सके। तो सब कुछ निर्भर करता है रिमांड कॉपी में कि क्या कुछ पुलिस जो है रिमांड के लिए क्या कुछ मुद्दे लेकर कोर्ट में पेश करती है। जी अमित जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से आपने कई सवाल का जवाब दे दिया। सिर्फ एक चीज ये बता दीजिए कि जो बयान हमने चलाया उसे बताया जा रहा है, उसे क्लियर नहीं हो रहा कि क्या मौतें कितनी हुई हैं। आप हमें इसको ये बता दें कि कितनी मौतें हुई हैं। कुल 4 मौतें हुई हैं, जिसमें से एक जो है एएसआई जो था, जो रेलवे पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, टीकाराम जी, उसकी मृत्यु हुई है। उसके अलावा 3 पैसेंजर की मृत्यु हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 4 लोगों की मौत हुई है जयपुर एक्सप्रेस में हुई फायरिंग में। फायरिंग करने वाला जो है, जिस पर आरोप है फायरिंग करने का, वो है एएसआई चेतन सिंह और इसने अपने ही दूसरे साथी एएसआई टीकाराम पर फायरिंग की और साथ ही साथ 3 और पैसेंजर्स पर भी को भी गोलियां लगी हैं। तो कुल 4 मौतें हुई हैं। कारण जो है क्या बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिली वो हमारे सहयोगी ने बताया है, लेकिन असल जो है इसकी वो छानबीन के बाद और आधिकारिक बयान के बाद ही कुछ और बातें सामने आ सकती हैं। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम बनाया गया है। जी हां, खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठियों को मार गिराया। आधी रात की घटना है। अरनिया सेक्टर में की गई थी घुसपैठ की कोशिश। संदिग्ध हरकत के बाद जवानों की कार्रवाई और नतीजे में एक घुसपैठी की मौत। जी हां, अरनिया सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते हुए एक घुसपैठी को मार गिराया गया है। बीएसएफ के जवानों ने ये कार्रवाई की है। दिनेश हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता दिनेश, अब क्या जानकारी मिल रही है? क्या अब भी वहां पर जो तलाशी अभियान है वो जारी है? क्या इलाके की घेराबंदी अब भी की गई है और क्या डेड बॉडी मिल चुकी है उस घुसपैठी की जिसे मार गिराया गया है? जी, आपको बता दें कि देर रात जो है बीएसएफ के जवानों की तरफ से जो है घुसपैठी को जो है डेथ किया गया है। फिलहाल उसके कब्जे से जो है पाकिस्तानी करेंसी और कुछ और खाने पीने का सामान भी बरामद किया गया है। और फिलहाल अभी अगर बात की जाए तो बीएसएफ के जवानों की ओर से जो डेड बॉडी है वो अपने कब्जे में ली गई है और जो पाकिस्तान के अधिकारी हैं उनसे भी फिलहाल अभी बातचीत कर रही है। और वहीं जो पुलिस है उसकी तरफ से भी जो मामला है वो अभी दर्ज कर लिया गया है और जांच जो है वो अभी फिलहाल जारी है। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जांच अभी जारी है। पाकिस्तान के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है ताकि अगर वो बॉडी को माने कि हाँ ये उनके तरफ की बॉडी है तो वो उससे उस बारे में बातचीत कर सकते हैं। ये इस वक्त की अभी अपडेट है और छानबीन भी उस इलाके में अभी जारी ही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात, कई घरों में दरारें, बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी।
कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी, सीएम ने हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जेके लिए। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। आज पीडीपी यानी जेकेपीडीपी का स्थापना दिवस है। आज स्थापना दिवस समारोह किया जाएगा, कई तरह के छोटे बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। स्थापना दिवस समारोह का खास आयोजन भी होगा। महबूबा मुफ्ती करेंगी अध्यक्षता इस बड़े प्रोग्राम की जो श्रीनगर में होनी है। और इस बारे में फिर आपको बता दें कि आज जेकेपीडीपी का स्थापना दिवस है। आज स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन में जो बड़ा और जो खास आयोजन होगा उस आयोजन में महबूबा मुफ्ती जो है इस की अध्यक्षता भी करेंगी। और आज इस बात पर नजर रहेगी कि इस खास मौके पर आज महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि माहौल जो है पूरा वो चुनावी है। ऐसे चुनावी माहौल में हो सकता है कि कुछ बहुत ही ठोस बातें वो खास तौर से अपने जो पार्टी के लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं और या फिर जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके लिए कुछ खास रणनीति का या किसी बड़े ऐलान की तवक्को की जा सकती है आज। तो जम्मू कश्मीर पीडीपी का आज यौम तासीस है यानी स्थापना दिवस है। तो इस मौके पर ही आज एक स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज कौल, हमारे वरीय संवाददाता। मनोज जी, आपको भाई आवाज मिल पा रही है? कितना अहम है आज का दिन जम्मू कश्मीर पीडीपी के लिए, और आज जो स्थापना दिवस समारोह जो होगा ये खास तौर से एक ऐसे माहौल में जब माहौल बहुत चुनावी होता जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ अपेक्षा की जा सकती है आज इस समारोह से, आज महबूबा मुफ्ती से, उनके भाषण से? हाँ देखिए विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो आज का दिन है ये पीडीपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ चुनाव का माहौल है उसमें पीडीपी एक अच्छी बड़ी पार्टी है, रीजनल पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अगर देखा जाए तो अब पीडीपी का एक वर्चस्व है जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर। तो ऐसे में पीडीपी में जो पिछले साल से या 2 साल से जो प्रॉब्लम हुई थी, जब उनके कई सारे नेता पार्टी को छोड़ के चले गए थे, तो आज महबूबा मुफ्ती की लगातार ये कोशिश होगी कि जो पार्टी का काडर है उसको फिर से एक्टिव किया जाए और चुनाव जो आने वाले हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो चाहे वो यूएलपी के चुनाव हो, उसमें लगातार कोशिश रहेगी पार्टी की कि वो बेहतर प्रदर्शन करें। उसके लिए वो कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करेंगे और साथ ही बड़ी अहम बात जो होगी जो वो पार्लियामेंट चुनाव की मुतालिक होगी, क्योंकि जिस तरह से नेशनल लेवल पर एक गठबंधन बना है जिसको INPIA का नाम दिया गया है, और महबूबा मुफ्ती ने भी जो 2 मीटिंग जी उसमें वहां उन्होंने भाग लिया था और उसमें भी शामिल हुए थे। तो इसमें ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती कुछ ऐसे इशारे दे कि क्या जम्मू कश्मीर में भी पार्लियामेंट चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में इत्तेहाद हो सकता है, या क्या पीडीपी बीजेपी को हराने के लिए पार्लियामेंट चुनाव में कोशिश ये करते थे कि जो बाकी की जो अपोजिशन पार्टीज हैं
उनके साथ गठबंधन करें। हालांकि महबूबा मुफ्ती से मैंने पहले भी पूछा था, आज से लगभग 1 महीना पहले, कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या बाकी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगी। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि अभी इस बारे में इतना कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह से गठबंधन बन रहा है उस ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात होगी यहाँ के लोगों को जानने के लिए कि क्या यहाँ की अपोजिशन पार्टीज भी एक साथ आएंगी। तो उस बारे में हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती आज जो अपना भाषण है उनका श्रीनगर में, उसमें वो कोई इशारा दे सकती हैं और उसके बारे में कोई जिक्र कर सकती हैं। जी मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आज हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें महबूबा मुफ्ती करें जिससे चुनाव के मद्देनजर कुछ खास हिकमत अमली का एक इशारा बिल्कुल साफ तौर से दिखाई दे। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। वो यहां बारिश और बाढ़ से हुए नुकसानात और राहत बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। खासतौर से जो सड़कों का जो नुकसान हुआ है, जो हाईवेज का जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में, चूंकि सड़कों का नुकसान का मतलब ये है कि संपर्क टूट जाना, एक इलाके का दूसरे इलाके से संपर्क टूट जाना, और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसका रेस्टोरेशन एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो नितिन गडकरी के दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है और इसीलिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कुल्लू जाकर तैयारियों का जायजा खुद लेने वाले हैं। तो जिस तरह से पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश हुई और बारिश के नतीजे में सैलाब आए, कई इलाकों में बादल फटने का जो है वो उसकी घटना जो है वो हुई है और इसमें काफी नुकसान बताया जा रहा है। कहा तो ये तो जा रहा है कि जो आधिकारिक आंकड़े उसके मुताबिक अब तक इस मानसून में अब तक की हुई बारिश और उसके तबाही के नतीजे में 170 के करीब लोग मारे गए हैं, जबकि कुछ जो है अनाधिकारिक जो सूत्र है उसके मुताबिक ये संख्या और ज्यादा बढ़ भी सकती है। तो 170 करीब लोगों का मारा जाना और हजारों की संख्या में घरों का प्रभावित होना और सैकड़ों की संख्या में घरों का बह जाना और कई जो है 10-20 या 30 दुकानें बह गई हैं और कई जगह सड़कें टूट गई हैं, कई जगह पर भूस्खलन से जो है बिल्कुल डेमोग्राफी बदल गई है। तो ये तमाम स्थितियां हैं और इसमें जो है अलग अलग तरह से इसका आकलन किया जा रहा है। सीएम सुक्खू के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही सक्रियता के साथ इस पर लगे हैं। उन्होंने कई इलाकों का एरियल सर्वे भी किया है और अब कल चूंकि नितिन गडकरी का दौरा है तो उसको लेकर भी सीएम सुक्खू कुल्लू जाकर खुद से भी तैयारियों का जायजा लेना चाहते हैं, या फिर ये कि किस तरह की स्थिति है, उस तमाम स्थिति जो है बिल्कुल जितना समय नितिन गडकरी के पास होगा उतने कम समय में या उस गिवन टाइम में स्थिति से पूर्णतः जो है अवगत कराना ये एक जरूरी काम होगा जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके लिए, ताकि इस बारे में कोई ठोस जो है एक्शन प्लान तैयार किया जा सके। तो ये लगातार कोशिश है और अब भी जो है वहां से कई इलाकों से बारिश की खबरें आ रही हैं और 1-2 दिन पहले तक बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि केंद्रीय मंत्री को भी आना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और मकसद यही है कि बाढ़ या फिर ये जो आफत अभी आई है बारिश की शक्ल में या ज्यादा बारिश की शक्ल में और नुकसान की शक्ल में, तो उससे स्थिति में कैसे निपटने में मदद किया जा सकता है। और जो एक सूचना है उसके मुताबिक 76% यानी 76% ज्यादा बारिश हुई है इस बार हिमाचल प्रदेश में। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल रही होगी। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, क्या इस बारे में एक्शन प्लान है? नितिन गडकरी आने वाले हैं और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है और स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी किस तरह से है कि जो भी समय नितिन गडकरी दे पाएंगे उनमें वो यहाँ की स्थितियों को बिल्कुल सही तरीके से उनके सामने रखा जा सके? देखिए, मुख्यमंत्री जो है आज दोपहर बाद कुल्लू जाएंगे। कल जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हिमाचल दौरा है, देखिए सबसे बड़ी कोशिश तो ये रहेगी राज्य सरकार जो है वास्तविक स्थिति क्या है, यहाँ हिमाचल में किस तरह का नुकसान हुआ है, उसको न केवल कागजों के माध्यम से बताया जाएगा बल्कि नितिन गडकरी खुद जाकर देखेंगे कि किस तरह का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार की कोशिश यही रहेगी कि इसको जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि
इससे पहले जो है बहुत सारी त्रासदियां आई, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ी त्रासदी है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने राजभवन में भी कहा कि अब तक भले कागजों में जो आंकलन किया गया है वो 5,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है, लेकिन एक्चुअल जो नुकसान वो कह रहे हैं कि ये 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। तो यहाँ पर कोशिश तो यही रहेगी कि राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित हो जाती है तो हिमाचल के लिए राहत की बात होगी। तो इस लिहाज से कल जब मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे तो नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे। ये जानकारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की थी उन्होंने बताया। देखिए 189 से ज्यादा जाने गई हैं और सैकड़ों घर जमींदोज हो गए हैं, हजारों घर ऐसे हैं जिनको खासा नुकसान पहुंचा है। तो यहां पर देखना होगा कि कल जिस तरह से स्थिति का आकलन केंद्रीय मंत्री करेंगे उसके बाद वो क्या कुछ कहते हैं, इस पर सबसे बड़ी नजर जो है बनी हुई है। जी रणबीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये है स्थिति। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब आ रहे हैं, उनके आने की तैयारी है, तो ऐसे में यहां पर राज्य की जो सरकार वो क्या तैयारी कर रही है और क्या सीएम सुखविंदर सुक्खू या जो पूरा स्टेट का मामला है वो केंद्रीय मंत्री को ये बावर कराने में ये इस बात के लिए कामयाब हो पाएगा कि इसे राष्ट्रीय या राजकीय आपदा माना जाए। अगर इसे प्राकृतिक आपदा माना जाता है तो फिर ये जो है एक कामयाबी उस तरह से हो सकती है जिसका लगातार डेप्यूटी सीएम जो है वो या फिर सीएम सुक्खू भी कई बार कहते रहे। और जम्मू से बड़ी खबर है, कई प्रमुख व्यक्ति बीजेपी में शामिल होंगे। कई बड़े नाम, कई अहम शख्सियत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जम्मू से ये बड़ी खबर है। जाहिर है चुनावी मौसम में अगर किसी पार्टी में कुछ लोग या ज्यादा लोग या बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं तो ये अच्छी खबर है। जम्मू से बड़ी खबर, कई प्रमुख व्यक्ति बीजेपी में होंगे शामिल। बीजेपी के लिए अच्छी खबर, त्रिकुटा नगर भाजपा मुख्यालय में प्रोग्राम रखा गया। अशोक कौल भी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर में बीजेपी हो रही मजबूत, ऐसा उनका कहना है। हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर, ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या होने वाला है, कितने लोग पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? बात यह है कि बड़े चेहरे होंगे, किस क्षेत्र है वो चेहरे, कौन से हैं बड़े चेहरे? देखिए अभी इसकी जानकारी पूरी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ जानकारी ये है कि कुछ लोग और ज्वाइन करने वाले हैं। आपको याद होगा सैटरडे के दिन भी नौशहरा एरिया है जो रविंदर रैना का अपना होम कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से कई ब्लॉक प्रेसिडेंट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कई वर्कर थे, सरपंच थे, पंच थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया था बीजेपी। और उसी कड़ी में आज दोबारा से अशोक कौल जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी के, उनकी मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग हो रही है। कई लीडर जो है बीजेपी में शामिल करेंगे। उसकी जानकारी अभी मिल नहीं पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ अच्छे चेहरे भी हो सकते हैं। तो खास जो बीजेपी है वो अब जो दूसरी पार्टीज हैं वहां के लोगों को, वहां के वर्कर्स को अपने पाले में कर रही है, ताकि जो आगे वाले चुनाव हैं खासकर पंचायत, म्युनिसिपल और लोकसभा के और उसके बाद असेंबली के, उससे पहले अपनी जमीन को और मजबूत करे। वो सियासी जमीन जो है उसको वो मजबूत करना चाहती है। और इसी कड़ी में ये जो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं और ज्वाइनिंग के साथ साथ जो कोशिश हो रही है पार्टी की तरफ से कि जहां जहां सभी वर्ग के लोग, चाहे उसमें गुज्जर हैं, पहाड़ीज हैं, चाहे बाकी कम्युनिटीज के लोग हैं, उनमें भी अपनी सेंध बढ़ाने की, उनमें भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश है। तो ये उसी की एक कड़ी है और लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ज्वाइनिंग्स हमने कई दिनों से लगातार देखिए बीजेपी में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। और इस ज्वाइनिंग से बीजेपी के जो लीडरशिप है वो दावा कर रही है कि पार्टी मजबूत होगी, पार्टी में एक नई जान होगी। और ऑलरेडी पार्टी ने यहाँ पे फैसला किया कि न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में भी, दूर दराज के इलाकों में भी, खासकर वहाँ पे भी रैलीज हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी जलसे हो रहे हैं। कोशिश हो रही है कि नए जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जिनकी अपने समाज में कुछ पेंट है, उनको पार्टी में शामिल करवाया जाए ताकि जो हदफ है, आगे की चुनौतियां हैं उसको पूरा किया जाए। और खासकर जो विधानसभा के पोल जब भी होंगे तो पार्टी ने 50+ का आंकड़ा
उसका टारगेट रखा है तो उसको किस तरह से हासिल करना है, तो उसके लिए जमीन आज से ही सियासी जमीन जो है उसको मजबूत किया जा रहा है। तो ये उसी की एक कड़ी है और हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे के दिनों में पार्टी किस तरह से और लोगों को देती है। पहले ही पार्टी ने कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेहरे जिसमें देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाहिया थे, इस तरह कांग्रेस से श्यामलाल शर्मा जैसे लीडर जो पहले आए थे उनको शामिल करवाया था पहले। और लेकिन इसी बीच पार्टी को कुछ नुकसान भी हुआ है, जैसे सुरेंद्र चौधरी है राजौरी से, वो पार्टी छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए। तो आना जाना चल रहा है। पॉलिटिक्स का यही तो है कि आज की सियासत आयाराम गयाराम की पार्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में नए लोग आ रहे हैं और खासकर बहुत ज्यादा वर्कर इसमें शामिल हो रहे हैं, तो उससे पार्टी को मजबूती मिलने की पूरी संभावना है। जी समीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है, जैसा कि समीर बता रहे हैं। हालांकि किसी भी एक नाम का खुलासा अभी तक नहीं हो पा रहा है कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन ये बहरहाल पार्टी के लिए तो खबर अच्छी है ही। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।